हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, आपके प्रीलिम्स पेपर को टारगेट करने के लिए हमने आपके लिए एक इनिशिएटिव को शुरू किया है, जिसके अंदर हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज़ है इसको MCQs के द्वारा यहाँ पर कवर करते हैं। तो आज के MCQs शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की जो ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि रिलेटेड है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड अर्नस्ट यंग ने एक रिपोर्ट निकाली है, जिसके अंदर बताया गया है कि आने वाले 5 सालों के अंदर इंडिया के अंदर जो FDI है वो $475 बिलियन तक इंक्रीज कर जाएगी। इवन यहाँ पे ये देखा गया कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद से इंडिया के अंदर जो FDI है वो $85 बिलियन जो है वो इंक्रीज करी है। तो FDI के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट के बारे में सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद से जो FDI है, FDI के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली इंक्रीज करी है इंडिया के अंदर। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर FDI ऑटोमेटिक रूट से आनी होती है तो उसके लिए कोई भी गवर्नमेंट परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे रेगुलेटेड सेक्टर्स होते हैं जिसके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो वहाँ पर गवर्नमेंट की हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो दैट मीन्स अगर आपका ऑटोमेटिक रूट से है तो अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाएगी। तो आपका आंसर बनेगा बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू भाषा केंद्र। तो जो न्यूज़ है उसके अंदर भी ये बताया गया था कि 22 भाषा केंद्र जो हैं इनको बनाया जाएगा। अब भाषा केंद्र है क्या? तो बेसिकली लैंग्वेज की इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग से केंद्र बनाए जा रहे हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर लाई करता है। तो यहाँ पे अलग अलग जो कोर्सेज हैं, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल से रिलेटेड हो, चाहे वो लैंग्वेज से रिलेटेड हो, या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो कोर्सेज हैं, ये सारे के सारे जो कोर्सेज हैं वो आपके भाषा केंद्र के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इस केंद्र के अंदर आपको बुकलेट्स भी देखने को मिलेगी, जो कि आपको एक तरह से मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, जो कि आपको लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करने वाली है। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी कि इक्वली साइंस और सोशल मॉडल के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, और थर्ड स्टेटमेंट है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो कोर्सेज हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे भाषा केंद्र के अंदर। तो दैट मीन्स आपकी तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। तो रिसेंटली आपके इंडियन एक्सप्रेस के अंदर वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के बारे में आया था, जो कि चाइना फॉलो करता है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक तरह से कोअर्शन डिप्लोमेसी को फॉलो किया जाता है। दैट मीन्स ऐसी डिप्लोमेसी जो कि जबरदस्ती हो रही है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है तो ये रशियन गवर्नमेंट इसको फॉलो नहीं करती है, चाइनीज गवर्नमेंट इसको फॉलो करती है। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो वर्ड है दैट इज वॉल्फ वॉरियर जो है, ये एक पर्टिकुलर आपको एक्शन फिल्म से देखने को मिलेगा जो कि 2015 के अंदर आई थी। तो वहां से ही ये जो वर्ड है ये ओरिजिनेट किया था और इसको चाइनीज गवर्नमेंट के साथ लिंक किया गया था। तो दैट मीन्स आपकी यहाँ पर सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी, आंसर बनेगा 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इंडिया की जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ये एक अभी तक का लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन है, जिसके अंदर आपको 13 सैटेलाइट सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर देखने को मिलेगी और 4 सैटेलाइट्स जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर देखने को मिलेगी। ऑफ कोर्स इंडिया की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ही इसको डेवलप किया है, और इन सैटेलाइट्स को पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके द्वारा जो ली गई इमेजेस हैं उसको अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है। इवन यहाँ पे आपके वेदर के लिए भी प्रिडिक्ट करने के लिए भी इमेजेस ली जाती हैं इस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये सिविलियन ऑपरेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो दैट मीन्स आपकी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू आयोडीन टैबलेट। तो अगर मैं आयोडीन के बारे में बात करूँ तो ये एक एलिमेंट है जो कि हेलोजन ग्रुप के अंदर लाई करता है, और आयोडीन जो है आपकी थायराइड की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। थायराइड आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा ग्लैंड होता है जो कि थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करता है।
ये ग्लैंड आपकी विंड पाइप के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो अगर आपको थायराइड को हेल्दी रखना है, अपनी थायराइड ग्लैंड को हेल्दी रखना है, तो आपको आयोडीन की जो इनटेक है वो ठीक से करना पड़ेगा। तो उसके रिगार्डिंग ही आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में कि अ थायराइड अ हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड इन द नेक फ्रॉम पिकिंग अप रेडियो एक्टिव आयोडीन विच कैन बी रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर इन अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट। तो अगर आप आयोडीन की इनटेक कर रहे हैं खुद से, तो इन्वायरमेंट के अंदर जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है वो इनटेक नहीं हो पाएगा आपकी थायराइड ग्लैंड के अंदर। तो दैट मीन्स आपने अच्छे से उसको इनटेक करना है ताकि रेडियो एक्टिव आयोडीन आपकी बॉडी के अंदर ना जाए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट भी इसी चीज से रिलेटेड है कि अगर आप आयोडीन की टैबलेट्स लेते हैं तो ये आयोडीन की टैबलेट्स, क्योंकि रेडियो एक्टिव आयोडीन इसमें नहीं होगा, और अल्टीमेटली आपके थायराइड के अंदर आपको स्टेबल वर्जन ऑफ आयोडीन देखने को मिलेगा इन टैबलेट्स की वजह से, एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर से रेडियो एक्टिव आयोडीन जो कि आपके थायराइड ग्लैंड में आ जाता है अगर आपने आयोडीन की इनटेक अच्छे से नहीं करी है। तो दैट मीन्स आपकी दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द टर्म एडिरल रिसेंटली इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रिसेंटली आपको न्यूज़पेपर्स के अंदर एक वर्ड देखने को मिल रहा होगा, दैट इज एडिरल। तो दिस इज अ पर्टिकुलर ड्रग जो कि आपको देखने को मिला होगा कि यूएसए के अंदर इस ड्रग की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है। तो इस ड्रग को एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज नार्कोलेप्सी, जो कि एक अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो पर्सन है अजीब से तरह बिहेव करने लगता है, कई बार बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी शो करता है, कई बार अलग अलग एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग इमोशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू अ शेड्यूल्ड ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कार्बन डेटिंग। तो रिसेंटली आपका जो कार्बन डेटिंग का आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया था जो कि ज्ञानवापी मॉस्क से रिलेटेड था। तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं। अब अगर मैं कार्बन डेटिंग के बारे में बात करूं तो अगर कोई भी ऐसी लिविंग थिंग है जो कि एक टाइम पे लिविंग थी लेकिन उसके बाद डेड हो गई है, तो उसकी एज को डिटरमिन करने के लिए कार्बन डेटिंग को किया जा सकता है। कार्बन डेटिंग करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन के आपको अलग अलग आइसोटोप्स देखने को मिलते हैं। एक है आपका कार्बन 12 आइसोटोप और दूसरा है आपका कार्बन 14 आइसोटोप। इसमें से भी आपको जो कार्बन 12 आइसोटोप है वो ज़्यादा परसेंटेज में देखने को मिलता है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव नहीं होता। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि जो कार्बन 14 आइसोटोप होता है ये बहुत ज़्यादा लेस अमाउंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, और ये जो कार्बन आइसोटोप है ये रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। तो इन दोनों की जो प्रपोर्शन होती है ये स्टेबल रहती है, चाहे वो एटमॉस्फेयर में हो चाहे वो किसी भी लिविंग थिंग में हो। तो जिस टाइम पे कोई भी लिविंग थिंग डेड हो जाती है तो अल्टीमेटली उसमें से जो कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप है ये धीरे धीरे डीके होने लग जाता है, जो जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ लाइफ से। तो दैट मीन्स जो भी लिविंग थिंग्स है जब वो डेड हो जाएगा तो उसकी एज को डिटरमिन करने के लिए हम कार्बन 14 की रेडियो एक्टिविटी को चेक करके, हाफ लाइफ पीरियड को चेक करके उसकी एज को डिटरमिन कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं। इवन आपको बता देती हूँ कि कार्बन डेटिंग जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं करी जा सकती। तो एक बार देख लेते हैं कि कार्बन डेटिंग के रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी कि इट इज वाइडली यूज्ड मेथड टू एस्टैब्लिश द एज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल थिंग्स दैट वर वंस लिव्ड। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जो लिविंग है एक बार कभी ना कभी वो लिविंग थी और डेड हो गई है, उसके बाद उसकी रेडियो एक्टिविटी को चेक किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि नॉन लिविंग के लिए जैसे कि रॉक्स वगैरह हो गया, हम उसके लिए कार्बन डेटिंग को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आपको देखने को मिल रहा होगा कि ज्ञानवापी के लिए यहाँ पे कार्बन डेटिंग की बार बार बात करी जा रही है। तो बेसिकली एक तरह से जो आपका शिवलिंग है दैट इज अ रॉक स्ट्रक्चर ओनली। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पे अलग अलग डेटिंग को यूज़ किया जाता है, जैसे कि यूरेनियम थोरियम डेटिंग हो गया। ये भी आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स की जो एज है उसको डिटरमिन करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दैट मीन्स आपकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू फर्लो एंड पेरोल। तो
तो अगर मैं इन टर्म्स के बारे में बात करूं तो ये आपके अगर कोई भी पर्सन को पनिशमेंट मिलती है, जैसे जेल टर्म मिलती है, इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, तो बीच बीच में उनको थोड़े इंटरवल के लिए रिलीज़ किया जाता है, थोड़े टाइम के लिए उनको छुट्टी दी जाती है, एक तरह से आप कह सकते हैं लेमन्स लैंग्वेज में। तो अगर मैं फरलो के बारे में बात करूं तो ये तो मैटर ऑफ राइट होता है। दैट मीन्स अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को किसी लॉन्ग पीरियड के लिए इम्प्रिजनमेंट दी गई है तो थोड़े थोड़े टाइम बाद उसको अपनी फैमिली से मिलने दिया जा सके, तो दैट मीन्स इट इज़ अ मैटर ऑफ राइट और पीरियोडिकली ग्रांट की जाती है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीज़न। तो यहाँ पे कोई भी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर मैं पैरोल के बारे में बात करूँ तो ये मैटर ऑफ राइट नहीं होता, इसके लिए एक पर्टिकुलर रीज़न जो है वो देना पड़ता है। और इवन आपको देखने को मिलेगा कि जो पैरोल है इसको डिनाई भी किया जा सकता है। तो जैसे कि आपको न्यूज़ में देखने को मिल रहा होगा कि जो राम रहीम है उनको पैरोल पे रिलीज़ कर दिया गया है, तो इसी से रिलेटेड ये चीज़ें जो हैं वो न्यूज़ में हैं। तो अगर मैं दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि जो आपका फरलो एंड पैरोल है ये स्टेट द्वारा ग्रांट किया जाता है और इस डिसीजन को कोर्ट के अंदर चैलेंज भी किया जा सकता है, तो दैट मीन्स आपकी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो आपकी जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ये कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती हैं। तो अगर मैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बारे में बात करूं तो ये अंडमान सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करती हैं। अगर मैं ब्रॉडर एरिया के वाइज देखूं यहाँ पे तो अंडमान सी जो है वो इंडियन ओशन में लाई करता है और आपका जो साउथ चाइना सी है इट इज़ लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन, तो दैट मीन्स इट कनेक्ट्स इंडियन ओशन विद पैसिफिक ओशन, तो आपका आंसर बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दैट इज रिलेटेड टू ओशन करंट्स। तो यहाँ पे आपको ओशन करंट्स के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि सबसे पहले हम बेसिकली कोल्ड करंट और वार्म करंट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड करी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि करंट्स होता क्या है, ओशन करंट्स क्या होता है। तो यहाँ पे जो पानी की मूवमेंट होती है, चाहे वो विंड की वजह से हुई हो, चाहे वो ग्रेविटी की वजह से हुई हो, चाहे वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से हुई हो, चाहे वो वाटर डेंसिटी की वजह से हुई हो, तो जितने भी आपके ओशंस और सीज हैं उनके अंदर अगर इन चार तरीकों की वजह से पानी की मूवमेंट हो रही है तो उनको हम ओशन करंट्स के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका इक्वेटर है और यहाँ तक आपके लोअर लैटिट्यूड्स हैं और ये ऊपर वाले आपके अपर लैटिट्यूड्स हैं। तो लोअर लैटिट्यूड्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी अगर कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट के वेस्ट वाली तरफ आपको कोल्ड करंट्स देखने को मिलेगी। दैट मीन्स जो कोल्ड करंट्स हैं वो ईस्ट कोस्ट पे नहीं होती, वो वेस्ट कोस्ट पे होती है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि इन लोअर लैटिट्यूड्स के अंदर ही जो वार्म ओशन करंट्स होती है वो किसी भी कॉन्टिनेंट के ईस्ट वाली तरफ देखने को मिलती है। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि वार्म करंट वेस्ट कोस्ट पे देखने को मिल रही है तो ये भी गलत हो जाएगी। फिर अगर मैं अपर लैटिट्यूड्स के बारे में बात करूं तो अपर लैटिट्यूड्स में इसका ऑपोजिट हो जाता है। दैट मीन्स जो वार्म ओशन करंट है वो आपको वेस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलेगी और जो आपकी कोल्ड करंट है वो आपको ईस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं ओशन करंट्स के रिगार्डिंग आपको पता होनी चाहिए। इवन आपको ये भी पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी जो ओशन करंट है वो कौन कौन से सी कोस्ट पे या फिर कौन कौन से कॉन्टिनेंट के कोस्ट पे लाई करती है। जैसे जो बेंगुएला ओशन करंट है ये एक कोल्ड ओशन करंट है जो कि अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे लाई करती है। इन द सेम वे अगर मैं ओगलास करंट और मोजाम्बिक करंट के बारे में बात करूं तो ये वार्म ओशन करंट है। तो यहाँ पे जितनी भी आपको रेड कलर में देखने को मिलेंगी ये सारी की सारी वार्म ओशन करंट्स हैं और जितनी ब्लू में है ये आपकी कोल्ड ओशन करंट्स हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको ये पता होना चाहिए। इवन आपको एक बार ये रीड करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी करंट जो है वो कहाँ कहाँ पे लाई करती है। तो आई होप तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा दैट इज नीदर 1 नॉर 2, क्योंकि आपकी दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगी। तो आई होप आपको यहाँ तक हर एक स्टेटमेंट के बारे में समझ में आया होगा, एमसीक्यू के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।